जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो ह्यूमन ईयर है उसके कौन कौन से एरियाज़ किस प्रकार से कार्य करते हैं और कैसे हमें जो हियरिंग है उसमें हेल्प करते हैं। आइए इसके बारे में यहाँ पर जानते हैं। पहले हम वीडियोस में जो आउटर ईयर होता है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा आउटर ईयर होता है वो ईयर ड्रम तक होता है। ईयर ड्रम के बाद जो स्टार्ट होता है वह होता है मिडल ईयर। और जो ये मिडल ईयर होता है यह ईयर ड्रम से स्टार्ट होकर कोक्लिया तक जाता है, जो कि ओवल विंडो तक कनेक्ट होता है। इसके बारे में जो यहाँ पर डायग्राम दिया गया है उसमें आप देख सकते हैं कि इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह किस प्रकार से कार्य करता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। मिडल ईयर में किस प्रकार से कार्य होता है और यह किस प्रकार से हमारी हेल्प करता है उसके बारे में बताया गया यहाँ पे। मध्य कर्ण के पर्दे से शुरू होकर इनर ईयर के ऊपरी दीवार तक फैली हुई होती है, जिस प्रकार ओवल विंडो व राउंड विंडो स्थित होती है। अब यहाँ पर बताया कि जो मिडल ईयर होता है, मिडल ईयर का जो एरिया होता है कि जो उसका कहाँ से कहाँ तक की उसकी रेंज होती है, उसमें बताया गया है कि यह ईयर ड्रम से स्टार्ट होकर, जो कान का पर्दा बोलते हैं उससे स्टार्ट होकर, जो आउटर ईयर है, आउटर ईयर का जो प्लेस होता है ईयर ड्रम, उससे स्टार्ट होकर यह ओवल विंडो तक कनेक्ट होता है। ये जो एरिया होता है इसको हम मिडल ईयर के नाम से जानते हैं, जिसको मध्य कर्ण के नाम से हम हिंदी में जानते हैं। इसके कुछ इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं या पार्ट हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर जान लेंगे कि किस प्रकार से यह हियरिंग सेंस में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। आइए इन सब के बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट दिया गया है ईयर ड्रम, कान का पर्दा, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के भी नाम से जानते हैं। मध्य कर्ण की शुरुआत कान के पर्दे से होती है, जिसे ईयर ड्रम भी कहते हैं। यह पतली झिल्ली के समान होती है, जिसकी मोटाई 1x10 mm होती है। सामान्य कान का पर्दा गुलाबी रंग का होता है। यह अंडाकार होता है। इसका क्षेत्रफल 85 से 90 वर्ग mm होता है। अब यहाँ पर बताया कि जो इसका एरिया है उसके बारे में कुछ रेशो दिया गया है। ये फिक्स होता है। इसमें छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक का जो एडल्ट के भी ईयर का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, क्योंकि जो ईयर ड्रम होता है वह एक शेप में होता है और उसका जो एक शेप का जो एरिया होता है, जो क्षेत्रफल होता है, उसके बारे में यहाँ पे बताया कि जो 85 से लेकर 90 वर्ग mm तक होता है। जो इसकी थिकनेस होती है, इसकी मोटाई होती है, वह बताई गई है यहाँ पर 1x10 mm। और यह जो एक पतली झिल्ली, जैसे हम ऑनियन यूज़ करते हैं और उस ऑनियन के अंदर से जो एक पतली सी झिल्ली निकलती है, जिसको हम साइंस के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उसके दौरान हमने यूज़ किया होगा, तो उसके टाइप का ये होता है। और एक न्यू बॉर्न बेबी होता है जिसका ईयर ड्रम बिल्कुल फ्रेश होता है। अगर उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसका जो कलर होता है वो बिल्कुल पिंक कलर का होता है, हल्का गुलाबी कलर का। ये यहाँ पर दिखाया गया है। अब इसके बारे में जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं हम किस प्रकार से वह दिखाई देता है। अब यहाँ पर जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं यह टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ईयर ड्रम जिसको हम बोलते हैं। इसी प्रकार से यह हमारे कान में प्रेजेंट होता है और ये इसके कुछ एरियाज़ हैं जिसको अम्बू बोलते हैं और टिम्पैनिक रिंग बोलते हैं, जो बाहर का एरिया होता है, और कॉर्न ऑफ लाइट बोलते हैं इसको। और ये अलग अलग इसके एरियाज़ हैं, इनका हम यहाँ पर नाम अच्छे से पढ़ सकते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग में पॉज करने के बाद आप इसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसके अच्छे से नाम है जो नोट कर सकते हैं कि इनका क्या क्या कार्य होता है। उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि कौन सा जो ईयर ड्रम का एरिया है किस प्रकार से कम्युनिकेट करता है और अपना हियरिंग में कंट्रीब्यूशन देता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर कुछ जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल है वो दी गई है। आइए इसके बारे में जानते हैं। जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसके सबसे छोटे व पतले भाग को पेरिस फ्लैसिडा कहते हैं, जो कि इसकी बाकी बचे हुए भाग को
पेरस टेंसर कहते हैं। उस अम्बु को मेलियस हड्डी जोड़ती है और इसी भाग से ध्वनि तरंगें अंदर आती हैं। अब यहाँ पर बताया है कि जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होता है उसका जो सबसे पतले वाला भाग होता है उसको पेरस फ्लैसिडा के नाम से जानते हैं और अदर जो एरिया होता है उसको हम पेरस टेंसर के नाम से जानते हैं। जो अम्बु होता है, अम्बु इसका सेंटर का एरिया होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, जिसके साथ जो मिडल ईयर की जो सबसे बड़ी बोन होती है मेलियस वो जुड़ी हुई होती है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं कि किस प्रकार से यह कनेक्ट होती है। अब यहाँ पर आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि जो मेलियस है, मेलियस का ये वाला जो सिरा होता है ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है या ईयर ड्रम से कनेक्ट होता है और फिर ये धीरे धीरे जो प्रोसेस है इस प्रकार से यह एक्टिविटी करता है। अब यहाँ पे इनका आ जाते जो मिडल बोन होती है, फिर आ जाती है स्टेपिस जो कि सबसे छोटे वाली बोन हमारे ईयर में होती है। आइए इनके बारे में जो रियल पिक्चर है उसको देखते हैं कि किस प्रकार से यह हमारे ईयर में प्रेजेंट होती हैं। अब यहाँ पर आप जो देख पा रहे हैं पिक्चर में, ये सब हमारे ईयर में जो 3 बोन्स होती हैं वन साइड के ईयर में। अगर दोनों ईयर की बात करते हैं तो हमारे पास 6 बोन होती हैं ईयर के अंदर। अब यहाँ पर जो बताई गई है ये मेलियस है, फिर इनकस, फिर स्टेपिस। ये बोन्स हैं जो हमारे ईयर में, मिडल ईयर में प्रेजेंट होती है और इन तीनों बोनों का जो कनेक्शन होता है उसको ऑस्कुलर चेन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ऑस्कुलर चेन। आइए इसके बारे में आगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में किस प्रकार से जो है साउंड वेव्स हैं वो ईयर ड्रम से टकरा रही हैं और मिडल ईयर की जो अपनी बोन है वो एक्टिविटी कर रही हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसके अंदर से ये जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक का है। अब इसमें जो देख पा रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये अपना मिडल ईयर का एरिया है। अब यहाँ पर बताया कि जो मिडल ईयर है उसके अंदर 3 बोन्स होती हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं कि उनका क्या वेट होता है, कितना उनका साइज़ होता है और किस प्रकार से यह एक दूसरे से कनेक्ट होती है। आइए इसके बारे में जानते हैं। जो हमारे मिडल ईयर में जो बोन्स होती हैं उनकी जो संख्या होती है वो 3 होती है। फर्स्ट जो बोन होती है उसको मेलियस बोलते हैं, इनकस, स्टेपिस, ये हमारी 3 बोन्स होती हैं। इन तीनों हड्डियों को ऑस्कुलर चेन भी कहते हैं। ये तीनों हड्डियाँ मिलकर ध्वनि की क्षमता बढ़ाने के साथ साथ उन्हें मध्यकर्ण से अंतःकर्ण तक पहुंचाते हैं। यानी कि जो बाह्यकर्ण है जो उससे लेकर और इनर ईयर है उस तक भेजना कार्य करती हैं और इसके जो कनेक्शन है उसका जो प्रोसेस है उसको हम ऑस्कुलर चेन के नाम से जानते हैं। इन तीनों हड्डियों के एक जो परस्पर जो एक रिलेशन बनता है उसको हम ऑस्कुलर चेन के नाम से जानते हैं। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है इसके अंदर मेलियस। आइए इसके बारे में जानते हैं कि क्या क्या इसके बारे में डिस्क्रिप्शन है इम्पोर्टेंट से जानने के लिए। मध्यकर्ण में पाई जाने वाली ये सबसे बड़ी हड्डी है। इसकी लंबाई 8 mm और वज़न 25 mg होता है और यह हथौड़े के आकार की होती है। जो एक हैमर होता है उसके साइज़ की मतलब उसके शक्ल में या उसके रूप में या उसकी तरह ये दिखती है। इसमें 2 हैंडल और एक हेड होता है। मेलियस का बड़े वाला हैंडल टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है और जबकि छोटे वाला भाग फ्री होता है। ये यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से यह कार्य करते हैं। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज़ है याद रखने वाली वो इसका है आकार हैमर के स्टाइल में होता है। इसका वज़न हो गया और इसका जो लेंथ है, लंबाई वो हो गई। ये सब की सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे हमें नोट करनी है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। जो सेकंड बोन होती है किस प्रकार से यह कार्य करती है। यह हमारे जो ईयर का एरिया है उसकी सबसे बीच वाली हड्डी होती है जिसको हम इनकस के नाम से जानते हैं। यह मध्यकर्ण की दूसरी हड्डी है जिसकी लंबाई व वज़न लगभग मेलियस के बराबर होता है। इसका आकार एमिल के आकार का होता है और इसमें भी एक हेड और 2 हैंडल होते हैं। इनकस का हेड
मेलियस के हेड से जुड़ा होता है। इसका बड़े वाला हैंडल स्टेपिस से जुड़ा होता है और छोटे वाला हैंडल फ्री होता है। अब यहाँ पर ये सब बताया गया है जो सेकंड बोन है उसके बारे में। आइए जानते हैं अब सबसे जो छोटे वाली बोन होती है स्टेपिस, उसके बारे में जान लेते हैं कि यह किस प्रकार से हमारे हियरिंग सेंस में कंट्रीब्यूशन निभाती है। आइए जानते हैं इसको। जो थर्ड बोन होती है उसको स्टेपिस के नाम से जानते हैं। कान के साथ साथ यह पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। यह घोड़े की नाल के आकार की होती है। इट मीन्स जैसे कि जो हॉर्स होता है, हॉर्स के जो लेग में जो एक लोहे का एक सर्कल या फिर जिसको हम बोलते हैं यू शेप का एक कड़ा टाइप का होता है रिंग, वो फिट किया जाता है और ये उसी शेप में कुछ नज़र आती है हमें। अब आपने जो पिक्चर्स भी देखी हैं उसमें भी आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कुछ इस प्रकार की जो स्टेपिस है वो बोन नज़र आ रही थी यहाँ पर इस प्रकार से। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह घोड़े की नाल के आकार की होती है। इसका वज़न 2.5 mg, वेल जो इसकी लेंथ और लंबाई होती है 3.4 mm होती है। इसका फुट प्लेट निचले वाला जो हिस्सा होता है वह आउल विंडो से जुड़ा हुआ होता है और यही से जो ध्वनि है वो इनर ईयर में प्रवेश करती है। जो इनर ईयर का जो एरिया होता है जहाँ पर यह कनेक्ट करती है उसको बोलते हैं ओवल विंडो। और इसका जो वज़न होता है 2.5 mg और जिसकी लेंथ होती है, लंबाई होती है, वह 3.4 mm होती है। एक अडल्ट के जो ईयर का जो साइज़ है उसके अकॉर्डिंग ये एक एवरेज जो रेशो नोट की गई है वो यही मैक्सिमम मिलती है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। अब यहाँ पर बताया है कि जो इनर ईयर है उसमें एक एरिया और भी होता है जिसको बोलते हैं स्टिचिंग ट्यूब बोलते हैं। अब स्टिचिंग ट्यूब का मतलब क्या होता है कि यह एक ट्यूब को हम समझ सकते हैं एक पाइप के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। स्टिचन जो एक स्टिचन नाम का एक साइंटिस्ट थे उनके नाम पर यह रखा गया है इसका नाम। स्टिचन ट्यूब मिडल ईयर की दीवार से लेकर सिर के मध्य तक फैली हुई होती है। इसकी खोज रशियन एनाटोमिस्ट डॉक्टर स्टैच्यू ने की थी। इसकी लंबाई 30 to 40 mm होती है और यह मध्यकर्ण को नेजल पाथवे से कनेक्ट करती है और यह मध्यकर्ण में हवा के दबाव को नियंत्रित करती है। 5 साल तक की उम्र के बच्चों में यह खुली होती है और फिर यह धीरे धीरे बंद हो जाती है, लेकिन छींकते समय या निगलते समय यह फिर जमाई या उबासी जो लेते हैं हम उसके वक्त यह खुल जाती है। ये यहाँ पर बताया गया है। अब इसके बारे में हम कुछ विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे क्योंकि स्टिचिंग ट्यूब का भी बहुत अच्छा जो टॉपिक है वह हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है और इसके बारे में हमारे पास एक्सप्लेन करने के लिए भी बहुत कुछ है। ज़्यादातर केसेस में देखा जाता है कि जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनके अंदर हेयरिंग लॉस होने का जो कारण होता है वो ये भी एक अज्यूम किया जाता है। आइए इसके बारे में आगे जान लेते हैं। अब आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि जो हमारे इनर ईयर का जो एरिया है ये यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसके अंदर जो स्टिचिंग ट्यूब की प्रेजेंटिंग है ये यहाँ पर है, इस तरीके से यह होती है। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे कि कोई भी एक ज़्यादा हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड हमारे ईयर में एंट्री कर जाती है और वह हमारे जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके साथ टकराती है और फिर वहाँ से भी जो एक अंदर भी एक एयर होती है, क्योंकि जो कोई भी एरिया है उसके अंदर एयर पहले से अवेलेबल होती है। लेकिन अगर एयर का दबाव उसमें पहले से है और फिर कोई अदर आउटर एरिया का भी जो प्रेशर उसके ऊपर पड़ता है तो वहाँ के अंदर एक्सप्लोजन होने का या फिर विस्फोट होने का या फिर कोई भी डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है कि जो साउंड्स हैं वो एकदम से हाई हो जाता है और हमारे जो अंदर ईयर में जो खाली स्पेस है इस वाले एरिया में जो भी एयर है अवेलेबल है उसको रिलीज़ करने के बाद जो अंदर का एक डैमेज है उसको होने से रोका जाता है यहाँ पर। और उस डैमेज को होने से रोकने के लिए इस एरिया से जो एक्स्ट्रा एयर है उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। ये यहाँ पर विशेष रूप से हम इसके द्वारा
नोटिस कर पाते हैं कि जो एयर है एक्स्ट्रा वो इस चीज़ से रिलीज़ हो जाती है। अब न्यू बॉर्न बेबी का क्या सीन है, जो कि हमने अभी इस वीडियो में डिस्कस किया था कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, दूध पीते हैं। तो जब माँ उसको दूध पिलाती है तो कई बार क्या होता है कि माँ उसको लेटे लेटे दूध पिला देती है। बच्चे की करवट एक साइड होती है और जैसे कि उसका जो करवट है और बच्चा कुछ भी मुंह में डाल रहा है तो उसका कुछ पार्टिकल्स, कुछ एरिया, जैसे कि हमारे जो हियरिंग्स का एरिया है, जैसे ईयर का जो एरिया है, ये वाला एरिया है, ये हमारे डायरेक्ट मुंह के अंदर जाकर नेजल कैविटी के ऊपर ओपन होता है। और जब दूध बच्चे के अंदर जाता है मुंह में तो वो यहाँ से इसके अंदर आ जाता है और फिर यहाँ पर उस चीज़ का एक जो चिपचिपापन है वो हो जाता है। और फिर जो मिडिल ईयर की बोन्स हैं उनके अंदर जो फंक्शन, उनकी जो मूवमेंट है वो इफेक्टेड हो जाती है और यहाँ पर एक जो संक्रमण है, इन्फेक्शन है वो हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा पेन की वजह से रोता है, चिल्लाता है और पेरेंट्स को समझ नहीं आता है कि बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम हो रखी है। और जब तक बच्चा कुछ समझने लायक होता है, यानी कि जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती है तो उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं बच्चा हेयरिंग लॉस के रूप में हमारे सामने नज़र आते हैं। ये यहाँ पर दिया गया है कि जो स्टिचिंग ट्यूब होता है इसका सबसे मेन कार्य होता है कि जो अंदर की एयर है उसका एक बैलेंसिंग है उसको बनाए रखना। और कई बार आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जैसे कि कोई भी आई ड्रॉपर आपने आँख में यूज़ किया तो वो आपको फील होता है कि गले में आ गया है, ऐसा कई बार फील होता है क्योंकि जो हमारे ENT का एरिया है, ईयर, नोज़ और जो टंग का एरिया है वो एक दूसरे से कनेक्ट है। और इसी प्रकार से जो भी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं इस एरिया में वो एक दूसरे के साथ, यानी कि हमें उसका जैसे कि स्वाद है, कड़वापन अपने टेस्ट में फील होता है। और इसी का जो एक कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों में जो हेयरिंग डिसेबिलिटी होने के कुछ केसेस में इस चीज़ को भी हम मान सकते हैं कि इस चीज़ की वजह से, जैसे कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है, माँ अगर बच्चे को लेटे हुए दूध पिला रही है तो उसकी वजह से भी होने के चांसेस हो सकते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो स्टेपिस है, स्टेपिस यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट है जिसको बोलते हैं हम कोक्लिया बोलते हैं। और कोक्लिया के साथ जो यहाँ पर कनेक्ट होता है, जो इसका एरिया बताया गया है, इस एरिया को बोलते हैं हम यहाँ पर ओवल विंडो। ये अब आप यहाँ पर जो देख पा रहे हैं ये वाला जो एरिया है ये इसका ओवल विंडो का एरिया है। ये कोक्लिया के ऊपर का एरिया है जहाँ से हमारा जो मिडल ईयर है वो फिनिश हो जाता है और इसके बाद हमारा जो इनर ईयर है वो स्टार्ट होता है। आइए इसके बारे में हम जो इनर ईयर है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर किसी को भी कोई भी डाउट है इसके बारे में तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकता है और अपने फीडबैक दे सकता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आप इतना सहयोग दे रहे हैं, इतना कोऑपरेट कर रहे हैं और वीडियोस को इतना शेयर कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस अवेलेबल कराते रहें और आपको इस स्पेशल एरिया में जो भी आपने मोटिव लिया है बच्चों की हेल्प करने के लिए और एक अच्छा टीचर बनने के लिए, उसमें हम आपका कंट्रीब्यूशन दे सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।